11th बी के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री में आपको यूनिट 2 पढ़ाएंगे परमाणु संरचना। यूनिट 2 परमाणु संरचना। देखिए ये आपकी बुक है, बुक में भी लिखा है ये एकक 2 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आपको भी शायद पता चल गया होगा कि CBSE ने 30% कोर्स कम कर दिया है और वो अब उत्तराखंड सरकार ने भी कम कर दिया है 30% कोर्स। तो उसे छोड़कर ही हम आपको पढ़ाएंगे। जो टॉपिक उन्होंने हटा दिए हैं उन्हें नहीं हम पढ़ाएंगे अब आपको, ठीक है, क्योंकि कोर्स उन्हें छोड़ के भी कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कोर्स है आपका। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पहली बात तो मुझे ये कहनी है, कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि समझ में नहीं आ रहा। देखिए जो वीडियो आपको भेजी जाती है उसको आप ध्यान से सुनें और समझें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा, जब आप सुनेंगे ही नहीं तो समझ में कैसे आ जाएगा। और जो नोट्स आपको भेजे जाते हैं उनको कॉपी में लिख करके साथ साथ आप याद करें। मान लीजिए लिखा तो आपने 1 तारीख को, याद कर रहे हैं आप 1 महीने बाद, तो याद थोड़ा हो जाएगा, वो भूल जाएंगे आप उसको क्या बताया है। तो इसलिए आप जो वीडियो आपको भेजी जाती है उस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें उसी दिन, और नोट्स को लिख करके उसी दिन उसको याद कर लें, तब तो कुछ फ़ायदा आपको होगा, वरना आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ साथ आप लिखते रहिए और याद करते रहिए, समझते रहिए। तो देखिए ये परमाणु की संरचना है यूनिट 2। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक संभारिक, ये सब टॉपिक हटा दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी यूनिट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, पढ़ेंगे आप इसमें। सबसे पहले तो यही कि परमाणु क्या है, फिर इसमें एक नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, परमाणु स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्वांटम संख्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अभी भी। तो अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसका तरीका केवल यही है, जो वीडियो आपको भेजा जाता है उसको आप ध्यान से सुने, समझें उस टॉपिक को, तभी आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें अच्छे से बढ़िया करके और उसको याद कर लें, तब आपकी कुछ समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था यूनिट 1 हमने पूरी करा दी है, और मैंने जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आपको बताए थे, मैंने खुद अपनी साइड बुक की व्हाट्सअप आपको भेजे, उसमें समझाए भी हैं जो क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। सारे क्वेश्चन तो मैंने नहीं कहा करने के लिए, जो क्वेश्चन मैंने कहा है वो मैंने खुद समझाए हैं। तो न्यूमेरिकल की आप अलग कॉपी बनाएंगे, थ्योरी की कॉपी आप अलग बनाएंगे, मैंने आपको बताया था। उसमें जो टॉपिक वाइज मैं न्यूमेरिकल कराती हूँ उनको आप थ्योरी कॉपी में करेंगे, जो टॉपिक वाइज कराते हैं। और जो चैप्टर के पीछे के न्यूमेरिकल होते हैं, अभ्यास के जो होते हैं 25, 30, 50 न्यूमेरिकल, उन्हें आप अलग न्यूमेरिकल की कॉपी बनाकर उसमें चैप्टर वाइज करते जाएंगे। 11th का जो कोर्स है इसमें 8-9 यूनिट न्यूमेरिकल वाली ही हैं, तो आप न्यूमेरिकल की कॉपी अलग बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यूनिट 1 के न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो उनको कर लें, आप समझ लें अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो और जो थ्योरी होती है उसको आप अच्छे से याद करके कॉपी में लिख करके उसको याद करें। तो यूनिट 2 है परमाणु संरचना। सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? वह अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण है परमाणु, एटम। एटम कहते हैं इसको, सबसे छोटा कण। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो परमाणु होते हैं। तो वह अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए मान लीजिए हमने 2 पदार्थ आपस में रखे हैं, उनके मध्य अभिक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक वो पदार्थ परमाणुओं में नहीं टूटेगा, और जैसे ही वो पदार्थ परमाणुओं में टूट जाता है वैसे ही उनके मध्य अभिक्रिया होनी प्रारंभ हो जाती है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये तुरंत रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये तुरंत जो है किसी न किसी अन्य पदार्थ के परमाणु के साथ क्रिया कर लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु एक विभाज्य कण है तथा इसमें तत्वों के सभी गुण विद्यमान होते हैं।
अब पहले तो जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसने तो ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब और इसमें खोज हो गई पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु को भी और अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो परमाणु एक विभाज्य कण है और किसी भी तत्व के परमाणु में उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? देखिए, परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उन्हें मूल कण या अपरमाणु कण कहते हैं। मूल कण या अपरमाणु कण, फंडामेंटल पार्टिकल। परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें मूल कण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं ये कण, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी मूल कण स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और अस्थायी मूल कण अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्थायी मूल कण क्या है? वे कण जो परमाणु के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं स्थायी मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रिनो। ये पॉजिट्रॉन है, मतलब स्थायी मूल कण में होते हैं जो परमाणु के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें स्थायी मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रिनो। ये पॉजिट्रॉन है, इस पर खाली चंद्र बिंदु आएगा। ये पॉजिट्रॉन। दूसरा है अस्थायी मूल कण अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। वे कण जिनका परमाणु के अंदर तथा परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। वे कण जिनका परमाणु के अंदर तथा परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, मतलब जो अंदर और बाहर दोनों ही जगह बहुत कम स्थायी अवस्था में रह सकते हैं, अस्थायी मूल कण कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन, पाई मैसोन कण। पाई मैसोन कण है, ये कौन लिखा हुआ है? कण, पाई मैसोन कण, पाई मैसोन कण, न्यूट्रॉन और पाई मैसोन कण। पाई मैसोन कण तीन प्रकार के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई उदासीन, न्यूट्रल। देखिए, न्यूट्रॉन भी अस्थायी मूल कण है, जबकि आप जानते हैं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होता है और एक स्थायी नाभिक बनाता है। न्यूट्रॉन जो है परमाणु में नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन के साथ, और प्रोटॉन के साथ मिलकर ये स्थायी नाभिक बनाता है। देखिए, स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, अगर अकेला है तो अस्थायी है, तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसकी औसत आयु 17 मिनट है केवल, लेकिन प्रोटॉन के साथ यह स्थायी नाभिक बनाता है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन के साथ ये क्या बनाता है? स्थायी नाभिक। तो ये थोड़ा सा मैंने परमाणु के बारे में आपको बताया। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा इन कणों के बारे में ये टेबल बना लेंगे। ये टेबल मैंने बनाई है। तो हम यहाँ पर 3 मुख्य मूल कणों की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्रम संख्या मूल कण। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है स्मॉल ई या -1 E0। -1 E0 से भी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, या तो स्मॉल ई लिखते हैं या हम यहाँ पर लिख देंगे, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, -1 E0, -1 E0। ठीक है, या तो इस इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, -1 E0। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। और देखिए, इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक इकाई ऋणात्मक आवेश, और एक इकाई आवेश बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻19। देखिए, नीचे लिखा है यहाँ नोट में, एक इकाई आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पर होता है ये ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे होता है ये धनात्मक। दोनों पे होता है, एक इकाई आवेश ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होगा और प्रोटॉन पे होगा धनात्मक। ये इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक है और प्रोटॉन पे धनात्मक होता है एक इकाई आवेश ही है। तो कई बार पूछा जाता है एक इकाई आवेश कितने कूलाम के बराबर है, तो एक इकाई आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है।
इसका ग्राम में द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और AMU में मैंने आपको बताया सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट या यू जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान में ज्ञात किया जाता है। AMU में इसका द्रव्यमान होता है 0.0030 आएंगी, इसमें एक जीरो और होगी भाई, एक जीरो और होगी 0.005486 AMU, 30 आती है इसमें। और इसकी खोज की थी J.J. थॉमसन ने। 0.005486 30 आएंगी इसमें। 30 आती हैं, ये भी जीरो ही है। ठीक है, इसकी खोज की J.J. थॉमसन ने। दूसरा मूल कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के परमाणु के लगभग बराबर ही होता है, इसलिए 1H1 भी लिख देते हैं। या प्रोटॉन को हम H+ लिखते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है साधारण हाइड्रोजन में और एक प्रोटॉन होता है। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नाभिक बचता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो इसे हम P या 1H1 या H+ से भी प्रदर्शित कर देते हैं। और प्रोटॉन पर होता है एक इकाई धनात्मक आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। और ग्राम में इसका द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻24 ग्राम। और AMU में होता है इसका लगभग 1.00757 AMU। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 यहाँ इसलिए है क्योंकि ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। द्रव्यमान इसका लगभग 1 होता है, इसलिए 0n1 हो गया। ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसका द्रव्यमान ग्राम में होता है 1.6748 × 10⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। आप देख रहे हैं 10⁻24 10⁻24 1.6 समथिंग है, 1.6726 1.6748। और AMU में भी इसका होता है 1.00893 AMU, उसका था 1.00757, लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो इस तरह से 3 कणों के बारे में मैंने आपको बताया। और अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही एक इकाई आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ये ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर ये धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, जिसका मान इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलाम है और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो एक इकाई आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो ये इसमें मैंने आपको बताया। इसके बाद इसमें आप पढ़िए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसके टॉपिक इसमें हट गए हैं सब। आप नील्स बोर के परमाणु मॉडल पे आ जाइए। देखिए, जो परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो इसमें सबसे पहले तो थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, 9th में आपने पढ़ा होगा। फिर रदरफोर्ड ने किया, उसमें भी कुछ कमियां थी। फिर नील्स बोर आए थे, तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया था और एक आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए, ये चित्र है इसका, क्या है ये चित्र, देखिए आप। मैंने यहाँ पर 4 कक्षाओं वाले परमाणु का चित्र बनाया है। ये बीच में नाभिक है, ये जो है इसमें ये नाभिक है। ठीक है, और इसके बाहर ये कक्षाएं हैं, 1 2 ये 3 और ये फिर 4। ये चारों कक्षाएं हैं, कक्षाएं या ऊर्जा स्तर या कोष या सेल। ठीक है, और इन कक्षाओं को K L M N से प्रदर्शित करते हैं। ये K है, ये L है, M N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, K के लिए
n बराबर होता है 1। यहाँ पर n बराबर 1 है, मतलब k कोष का जो नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 1। ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। k के लिए ये पहली कक्षा है ना, ये पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। तो पहले कक्षा की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, कक्षा की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो k के लिए n बराबर है 1, ये 1 है यहाँ पर। k के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2 है, ये m के लिए n बराबर 3 है, और कैपिटल N के लिए n बराबर 4 है, ये 4 है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे भैया आप लोग। k के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3, कैपिटल N के लिए n बराबर 4। ये 1 2 3 4 कक्षाएं हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्थायी कक्षाएं, ठीक है। ये नाभिक है, नाभिक पे प्लस का आवेश है, आप जानते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और इसलिए नाभिक पर भी प्लस आवेश होता है। तो नाभिक पर प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नील्स बोर ने पहली बात तो ये कही कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। पहला मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा, प्रत्येक स्थायी कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी यह है कि प्रत्येक स्थायी कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण नहीं करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करेंगे। उत्सर्जन का मतलब हो गया ऊर्जा को त्यागना, और अवशोषण का मतलब हो गया ऊर्जा को ग्रहण करना। तीसरा देखिए, इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होता है। ये वृत्तीय कक्षाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए। तो इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होता है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन यदि स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर होगा nh/2π। मतलब m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, v वेग से r त्रिज्या कक्षा में चक्कर लगा रहा, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π है। कोणीय संवेग की जगह लिख देंगे या mvr = nh/2π, जहाँ स्मॉल n कक्षा की संख्या है, 1 2 3 4 एंड सोन जितनी भी, और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। जो कक्षाएं की संख्या k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 है। चौथा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल तभी करता है
जब वह एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी करेगा जब वो एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जा रहा है या आ रहा है। देखिए, जो कक्षा नाभिक के सबसे निकट होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम, जो दूर होती जाती है उनकी ऊर्जा सबसे अधिक, जो बाद वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। यदि इलेक्ट्रॉन एक कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए आप एरो लगा हुआ ना, ये इधर को, यदि इलेक्ट्रॉन एक कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जा रहा है तो वो करेगा ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा, मान लो वो पहले नंबर की बिल्डिंग पे और उसे चौथे नंबर की बिल्डिंग में जाना, तो उसे एनर्जी चाहिए ना, या तो वो लिफ्ट से जाएगा फिर, या उसे ऊर्जा होगी उसके शरीर में, तभी तो वो 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ पाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात है, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो वो करेगा ऊर्जा का अवशोषण। दूसरे, जब इलेक्ट्रॉन एक अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ये सबसे बाद की कक्षा है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन एक अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में आ रहा तब वो करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन। अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से जब कम वाली में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा, आराम से नीचे उतर आएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल तभी करता है जब वह एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है। इस उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति न्यू, ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो विकिरण है, रेडिएशन है, ये इसकी आवृत्ति न्यू ऐसे बनाते हैं, जैसे वी होता है ना, वी को थोड़ा मोड़ दो, है ना, जैसे वी होता है, वी को थोड़ा घुमा के ऐसे बना देंगे न्यू। तथा तरंग दैर्ध्य को लैम्डा, उल्टा वाई, लैम्डा होता है उल्टा वाई, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उल्टा वाई का मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, ये ऊर्जा का अंतर है। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, न्यू क्या है, आवृत्ति, और न्यू बराबर, चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो ये ई बराबर हो गया एच सी अपॉन लैम्डा, ये सी है भाई, ई जैसा बन रहा है ये है सी। तो कैपिटल ई तो हो गई उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की ऊर्जा, एच हो गया प्लांक स्थिरांक, न्यू हो गया विकिरण की आवृत्ति, ये न्यू है, लैम्डा हो गया विकिरण की तरंग दैर्ध्य, और सी हो गया प्रकाश का वेग। तो ये फॉर्मूला है, ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। 5वां पॉइंट इसमें आता है, ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के कारण ही परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, ऊर्जा स्तर को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है या आ रहा है, तो ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण ही परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम को बताता है। लेकिन इसमें भी कुछ दोष थे, नील्स बोर परमाणु मॉडल के दोष। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। दूसरे, यह जीमन प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। ये जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त हो जाना, स्प्लिट हो जाना, उसको कहते हैं ये। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। इसने रेखीय स्पेक्ट्रम तो बता दिया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा या आएगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा, इसलिए ये रेखाएं बनी हैं। लेकिन जब इनको जो है और भी ज़्यादा सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि ये रेखाएं और भी सूक्ष्म रेखाओं में बटी हुई हैं। जैसे ये रेखा है, ये और भी सूक्ष्म रेखाओं में बटी हुई है। तो सूक्ष्म रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। यहाँ तक आप इसको वीडियो को अच्छे से देखकर सुनकर समझ लेंगे और कॉपी में लिखकर इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।